अब देखिए, इसके बाद आता है आपका वाक्य के बारे में थोड़ा सा जानकारी ली। अब तक हमने जानकारी ली टेंस के बारे में, आज जानकारी लेते हैं वाक्य के बारे में। देखिए वाक्य क्या होता है। जैसे मैं अपने घर से आ रहा हूँ, या तुम कल अपने घर गए थे, ये क्या है, एक वाक्य है। और वाक्य कैसे बनता है, देखो मैं आज अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, एक वाक्य ये हो गया। तो देखिए इसमें मैं एक शब्द हो गया, आज एक शब्द हो गया, अंग्रेजी एक शब्द हो गया, पढ़ा रहा हूँ एक शब्द हो गया। तो अनेक शब्द जब मिल जाए तो वो वाक्य बना देते हैं, ठीक है ना। और शब्द को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, वर्ड मीन शब्द। अच्छा वर्ड कैसे बनता है, देखिए वर्ड जैसे अंग्रेजी तो ENGLISH, इसमें कितने अल्फाबेट, कितने अक्षर मिले हुए। यदि कुछ अक्षर मिल जाएं और मिलने के बाद जो कुछ बनता है उसी को शब्द कहते हैं, लेकिन उसका कोई अर्थ होना चाहिए। ये नहीं है कोई शब्द मिला दिया आपने, है कोई भी शब्द मिला दो, ऐसे नहीं, उल्टे सीधे शब्द मिला दो, ऐसे नहीं, उनसे कोई भी शब्द मिलना चाहिए तभी। तो आज आते हैं वाक्य पर, ठीक है। वैसे तो वाक्य कई प्रकार के होते हैं, आज्ञावाचक भी होता है, लेकिन नकारात्मक भी होता है, प्रश्नवाचक भी होता है, और विस्मयबोधक भी होता है, और आज्ञावाचक, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन नहीं, हम केवल आज साधारण वाक्य के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल एक वाक्य, चाहे वो किसी भी, चाहे तो वो हो आज्ञावाचक, चाहे वो हो विस्मयबोधक, चाहे वो हो नकारात्मक, चाहे वो प्रश्नवाचक, वाक्य तो वाक्य है। लेकिन वाक्य के बारे में बात करेंगे तो देखिए वाक्य, ठीक है। जैसे वह अंग्रेजी पढ़ता है, यह एक हो गया वाक्य। देखिए इसमें वह एक शब्द हो गया, और अंग्रेजी भी एक शब्द हो गया, और पढ़ता है भी एक शब्द हो गया। तो इसमें अनेक शब्द मिल गए, और शब्द जहाँ मिल जाए उसी को वाक्य कहते हैं। इंग्लिश में वाक्य को क्या कहेंगे, सेंटेंस। तो सेंटेंस में क्या है, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के समूह को ही वाक्य कहते हैं। ऐसे ही हिंदी में क्या है, शब्दों के समूह को एक वाक्य कहते हैं। अंग्रेजी में द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, सबसे बड़ी समस्या आती है हमें कि बड़े बूढ़े लोग कहते थे कि कर्ता क्रिया कर्म और ट्रांसलेशन नरम। तो उसी चीज पर हम चलेंगे आज, कर्ता क्रिया कर्म और ट्रांसलेशन नरम। तो नरम कैसे होगी, जब तुमको ये मालूम होगा कर्ता क्रिया कर्म कैसे होगा। तो बात हमारी चल रही है कि कौन सी बातें हमें सबसे पहले याद होनी चाहिए जब हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें याद होना चाहिए कि वाक्य में क्रिया कहाँ है। नंबर 1, खड़ी ले आओ थोड़ी सी और, ये ना खड़ी। सबसे पहले हमको
क्रिया के बारे में पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब क्रिया के बारे में पता कैसे करेंगे, ये भी एक समस्या है हमारे सामने, बहुत बड़ी समस्या है कि हमको क्रिया के बारे में पता होना चाहिए सर्वप्रथम। सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमको क्रिया के बारे में पता होना चाहिए। नंबर 1, अगर आप हिंदी से अंग्रेजी बना रहे हैं तो अब तुम्हें ये नहीं मालूम है कि क्रिया कहाँ है, तो आप वाक्य नहीं बना सकते। यदि आपको ये नहीं मालूम है कि क्रिया कहाँ है वाक्य में, क्रिया थोड़ा सा इधर उधर भी होती है और अधिकतर हिंदी के वाक्य में अंत में होती है। क्या होती है? अब देखिए क्रिया की पहचान। क्रिया को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? अब समझिए इसको, देखो ये वाक्य जो है क्रिया वर्ग, हिंदी वाक्य में अधिकतर क्रिया अंत में होती है। किसमें होती है? देखो हिंदी वाक्य कोई भी ले लो, अधिकतर, हमेशा नहीं, कभी कभी किसी वाक्य में क्रिया अंत में नहीं होती है। तो जब तुम ये सीख जाओगे तो आने वाले समय में वो तो अपने आप सीख जाओगे। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना या मैं भोजन खा रहा हूँ, इसमें क्रिया कहाँ है, कौन सी है? खा रहा, क्योंकि वाक्य के अंत में कौन सी है क्रिया? जैसे इसमें बताया कि वह अंग्रेजी पढ़ता है, अंत में जब वो करा, हिंदी वाक्य में अधिकतर क्रिया अंत में होती है, वाक्य के अंत में, ठीक है ना। ये समझो वाक्य के अंत में। और तो डाल लो उसको, तुम लोग छोटे हो। वाक्य के अंत में होती है। जैसे वह अंग्रेजी पढ़ता है, तो मैं क्रिया कौन सी है? पढ़ता। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? पढ़ता है। जैसे मैंने खाना पका लिया है, मैंने खाना पका लिया है,
तो इसमें वर्ब कौन सी है? पका लिया है। जैसे वे आज अपने घर गए हैं, वे आज अपने घर गए हैं, इसमें वर्ब कौन सी है? गए हैं। तो आप लोग जब वर्ब पहचान लेंगे, मैंने कहा बड़े बूढ़े जो कहते हैं कि कर्ता क्रिया कर्म तो ट्रांसलेशन नरम, तो यहीं से शुरुआत हो जाती है कि आप वर्ब पहचानें। बच्चे वर्ब ही नहीं जानते। वर्ब हमारी लास्ट में अधिकतर अभी जितने टेंस आपको समझाए जाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट और परफेक्ट कंटिन्यूअस तक, वहाँ पर यही नियम लागू होगा। इसके बाद और दूसरा नियम आ जाएगा, तो वहाँ पर हम आगे चलेंगे तो आगे की तरह समझेंगे। अभी आपको केवल यही देखना है कि शुरुआत में आपको यही पढ़ना है कि हमारे हिंदी के वाक्य में क्रिया जो है वाक्य के अंत में होती है। अगर ये चीज़ साथ के साथ याद कर लेंगे तो आप समझ लो आसमान पर चढ़ जाएंगे, फिर उतर नहीं पाएंगे। कोई कहे उतर नीचे तो तुम कहोगे गेट आउट फ्रॉम हियर, हम तो ऊपर चढ़ेंगे। तो ये शुरुआत है, फर्स्ट सीढ़ी है। कल मैंने आपको बताया कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, बिल्कुल शुरुआत है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, हर टेंस की 4 शाखाएं होती हैं, ठीक है ना। अब आते हैं अगला पड़ाव होता है कि जैसे कह रहे हैं कि कर्ता क्रिया कर्म, तो क्रिया का तो हमें पता लग गया। अब कर्ता, अब देखिए सब्जेक्ट, कर्ता को अंग्रेजी में क्या, अब हिंदी में आ गया आपका कर्ता, ठीक है, और अंग्रेजी में से कहेंगे सब्जेक्ट। क्या कहेंगे? अंग्रेजी में कहेंगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट की क्या पहचान है? सब्जेक्ट को कैसे पहचाना होगा कि ये वाला सब्जेक्ट है? अब वाक्य तो बड़ा है, वह अंग्रेजी पढ़ता है, हम अंग्रेजी को सब्जेक्ट बताएं या पढ़ता को सब्जेक्ट बताएं या वह को सब्जेक्ट बताएं? देखो पढ़ता है तो वर्ब है, ये तो क्लियर हो गया। अब बचा हमारे पास वह अंग्रेजी, वह अंग्रेजी पढ़ता है। अब इन दोनों में से एक कोई सब्जेक्ट है। अब कैसे पता करेंगे इसकी तरकीब? यदि हम क्रिया से पहले कौन या किसको लगाएं? क्रिया से पहले यदि हम क्रिया यानी कि वर्ब से पहले कौन या किसको लगाकर प्रश्न करें। क्या करें? तो उत्तर में, उत्तर का मतलब ये नहीं है कि उत्तर और दक्षिण और पूर्व और पश्चिम। उत्तर का मंत्र है, उत्तर का जो है मतलब है आंसर, ठीक है ना। उत्तर में सब्जेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? समझ में आ रही है? देखिएगा आगे कि इसको हम कैसे प्रश्न करते हैं। तो देखो पहला प्रश्न करेंगे, देखिए किसके आगे? वर्ब के आगे। वर्ब हमारे इसमें कौन सी है? पढ़ता है। पढ़ता से आगे प्रश्न करेंगे। क्या लगाएं? कौन। समझना
कौन पढ़ता है? मन में कहें बार बार, कौन पढ़ता है? कौन पढ़ता है? उत्तर में देखो, कौन पढ़ता है, बाकी दिमाग में रखें, कौन पढ़ता है? कौन पढ़ता है? तो एकदम हमारे दिल में आएगा वह पढ़ता है। कौन पढ़ता है? तो देखिए पुस्तक, पुस्तक में क्या आ गया? आवाज नहीं आनी चाहिए, फिर आपको वीडियो सही नहीं मिलेगी, घर पर देखोगे तो। वह पढ़ता है, उत्तर मिल गया हमें, वह पढ़ता है। तो सब्जेक्ट कौन सा होगा? तो वह है। अब रह गया कर्म। देखिए कर्म होते हैं कई तरह के, लेकिन तुम अभी कर्म को छोड़ दो, जो बीच में बच गया वो कर्म है, जो बचा वो कर्म है। अभी तुम्हारे वाक्य बहुत छोटे चलेंगे, जब छोटे वाक्यों की आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी तो बड़े वाक्य जब आएंगे तो हम आगे समझा देंगे। अभी आपको केवल इतना ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको बर्फ का पता लगाना चाहिए। बर्फ सबसे पीछे होगी और बर्फ से आगे हम कौन लगाकर अगर प्रश्न करें, जैसे देखिए सीता की बहन अपने घर जाती है, सीता की बहन अपने घर जाती है, तो इसमें बर्फ कौन सा है? जाती है। कौन जाती है? सीता की बहन। कौन जाती है? सीता की बहन। ये दिल में सोचेंगे और बार बार, एक बार नहीं, मन में ही कौन जाती है, और वाक्य को दिमाग में रखेंगे। सीता की बहन अपने घर कौन जाती है? सीता की बहन अपने घर जाती है, तो सीता की बहन, इसमें उत्तर में आ गया सीता की बहन। सब्जेक्ट क्या हो गया? सीता की बहन। हमारे बच्चे बड़े भी, अभी हम ट्रांसलेशन के शब्द बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, तो वो क्या यही गलती करते हैं। सीता की बड़ी बहन, तो वो क्या करते हैं? सीता लगा देते हैं और बड़ी बहन लास्ट में लिख देते हैं कर्म की जगह पर। तो कितनी गलती कर रहे हैं आप? सीता की बहन सब्जेक्ट पूरा हो गया। मेरे पिता कानपुर में रहते हैं, मेरे पिता कानपुर में रहते हैं। अब इसमें वर्ग कौन सी है? रहते हैं। कौन रहते हैं? मेरे पिता। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, मेरे छोड़ देते हैं, मेरे की तो अंग्रेजी लगा देते हैं माई, और फादर को ले जाते हैं क्लास से बाहर, यानी कि जहाँ उसका यूज होना चाहिए फादर वाले शब्द का, वो ले जाते हैं बीच में या लास्ट में, तो ये गलत है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, कानपुर में रहते हैं तो कानपुर लिख देंगे, फिर पहले रहते टू कानपुर और बाद में इन कर देंगे। ये नहीं, नियम सीखिए। अगर ये चीज़ आपने इतनी याद कर ली तो ये समझ लो आज, तो कल जो समझाऊंगा वो कल के लिए हो जाएगी, परसों जो समझाऊंगा परसों के लिए हो जाएगी। आप ये अभी उतारें। थैंक यू सो मच।